नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आशा करती हूँ कि जो भी वीडियोस मैं आपके लिए डाल रही हूँ वो सभी आपको पसंद आ रही होंगी और वो वीडियोस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखा करें और पूरा देखा करें। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कामरूप के इतिहास के बारे में। कामरूप जो कि असम का प्राचीन नाम था। असम जो वर्तमान में आज भारत का एक राज्य है, पूर्वी राज्य, और उसी का एक क्षेत्र था जिसे कामरूप कहा जाता था। तो आज हम इस कामरूप के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ कौन से शासक शासन करते थे। इसके साथ साथ हम त्रिपुरी के कलचुरी वंश के बारे में भी आज पढ़ेंगे। ये छोटे से वंश हैं परंतु इनके राजा कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो हमें बस एक ज्ञान के लिए इनको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ भी इनको दिया गया है। तो यदि कोई चीज़ किताब में दी गई है तो ज़रूरी है कि आप उसे पढ़ें कि क्या है, क्या इनसे तथ्य हैं संबंधित, और उन सभी तथ्यों को कवर करके अपने दिमाग में रखिए, उसके साथ साथ नोट्स में रखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप की अगर मैं बात करती हूँ तो ये असम का प्राचीन नाम है जो कि आपको याद रखना है, और इसको प्राग ज्योतिष भी कहा जाता था। ये जो प्राग ज्योतिष है इसको राजधानी भी कई जगह बताया गया है, और कहते हैं कि यहाँ पर एक डवाक नाम का भी एक क्षेत्र रहा करता था असम में, और इस डवाक नाम के जो क्षेत्र का उल्लेख है वो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में किया गया है, कामरूप के सीमावर्ती क्षेत्रों के रूप में। तो कामरूप असम का क्षेत्र और असम का प्राचीन नाम भी कामरूप है, ये चीज़ आप इतनी याद रखिएगा। तो वर्तमान में कामरूप का अगर प्रयोग आसाम के क्षेत्र में गोवालपाड़ा से गुवाहाटी तक का, जो गुवाहाटी तक का क्षेत्र है, इसको बोला जाता है कि ये कामरूप है। परंतु प्राचीन में जो असम का पूरा क्षेत्र था, उसके साथ साथ भूटान, तिब्बत, इनके भी कुछ क्षेत्र कामरूप में शामिल थे, तो इन सभी को सम्मिलित रूप से कामरूप कहा जाता था। आगे हम अगर इसकी राजधानी देखें तो प्राग ज्योतिषपुर इनकी राजधानी थी। और कामरूपों के इतिहास के बारे में बात करें तो इनके इतिहास के बारे में हमें अभिलेखों से पता चलता है। अब एक अभिलेख तो इलाहाबाद का जो शिलालेख है जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, उसमें भी इनका उल्लेख किया गया है। आगे हम बात करेंगे तो अफसाड अभिलेख में बताया गया है कि लोहित्य नदी के किनारे, इसे वर्तमान में लोहित नदी के नाम से जानते हैं, तो लोहित्य नदी के किनारे उत्तर गुप्त शासक महासेन गुप्त ने सुस्थित वर्मन को हराया था, और ये सुस्थित वर्मन वंश का शासक था। तो इसको पराजित करने की बात अवसाद अभिलेख से मिलती है। इसके साथ साथ निधानपुर ताम्रलेख में लिखा है कि सुस्थित वर्मन कैसा राजा था उसके बारे में उल्लेख किया गया है, उसके साम्राज्य के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं इस निधानपुर अभिलेख में। तो अगर हम वर्मन वंश की बात करें तो इसके कई सारे शासकों का नाम आपको मिल जाएगा, परंतु किसी के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ नहीं मिलेगा। बस एक भास्कर वर्मन ऐसा राजा है जिनके विषय में कुछ तथ्य विस्तार पूर्वक मिले हैं, और उसके साथ साथ कर्ण नाम का एक राजा भी हुआ था। तो अगर हम देखें इनके शासकों के बारे में तो पुष्यवर्मन, समुद्रवर्मन, बालवर्मन, इस तरह से कुछ महेंद्र वर्मन और सुस्थित वर्मन, ये कुछ प्रमुख शासक हुए थे, और अंतिम शासक भास्कर वर्मन जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और कर्ण नाम का जो शासक है वो कलचुरी वंश का है। अभी आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था। तो इस वंश का संस्थापक था पुष्यवर्मन इस वंश के संस्थापक बताए जाते हैं। और भास्कर वर्मन की बात करें तो ये सुस्थित वर्मन का पुत्र था, सुस्थित वर्मन का, और 643 ईस्वी में युआन च्वांग के आगमन के कारण इनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। युआन चांग से तात्पर्य यहाँ हेनसांग से है। तो इनके शासनकाल में ये भारत आए थे, तो यहाँ पर आगमन किया था कामरूप क्षेत्र में, तो इसी वजह से ये भास्कर वर्मन और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। भास्कर वर्मन की कन्नौज के राजा हर्ष के साथ मित्रता थी। जब मैंने हर्षवर्धन को पढ़ाया था वहाँ मैंने ये बताया था कि कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ हर्षवर्धन की मित्रता थी, और इन्होंने आपस में संधि भी की थी, रक्षा की संधि, कि यदि कोई मुझ पर आक्रमण करेगा तो आपको मेरी मदद करनी होगी,
और अगर कोई आप पर आक्रमण करेगा तो जाहिर सी बात है मैं आपकी मदद करूंगा। ये कन्नौज और प्रयाग के दोनों परिषदों में भी शामिल हुआ था। जो कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन के काल में दो परिषदों का आयोजन किया गया था ना, जिसमें हेनसांग भी शामिल था, उन्हीं परिषदों में भास्कर वर्मन ने भी भाग लिया था। आगे बात करते हैं, निधानपुर लेख से हमें कुछ पता चलता है कि इसको सैकड़ों राजाओं का विजेता कहा गया है इस निधानपुर अभिलेख में। अब इस तथ्य में कितनी सत्यता है ये कहना थोड़ा कठिन है कि क्या इसने सैकड़ों राजाओं को हराया होगा, क्योंकि ये स्वयं हर्ष से डरकर इसने संधि की थी और उसके बाद इनकी आपस में मित्रता हो गई थी। तो क्या ऐसी परिस्थिति में ये जो टाइटल इनको दिया गया है सैकड़ों राजाओं का विजेता, क्या ये सही है? 7वीं सदी के आरंभ तक इसने शासन किया था। इनका जो शासन काल था वो 7वीं सदी के आरंभ तक चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो उत्तराधिकारी थे शायद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहे होंगे, तो उनके विषय में हमें कोई जानकारी ही नहीं मिली कि कौन इनका उत्तराधिकारी हुआ, इन्होंने कब तक शासन किया, ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। परंतु पता चलता है कि कामरूप पर कई आसपास के जो क्षेत्र के राजा थे उन्होंने आक्रमण किया और उस आक्रमण से कामरूप एकदम भयभीत हो उठा। जो भी आसपास के राजा थे, पाल वंश के राजा हुए, उन सभी ने कामरूप को अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास किया और उसी वजह से उन्होंने कामरूप पर आक्रमण किए थे। कामरूप पर विदेशी आक्रमण भी हुए, ना सिर्फ आसपास के नेता, मतलब ना सिर्फ आसपास के जो राजा थे उन्होंने आक्रमण किए। भाई एक ऐसा व्यक्ति होता है ना कि जो पूरी सेना का करता है कि हाँ ये सेना मेरे अंडर में वर्क कर रही है, तो उस सेना को चलाने वाला व्यक्ति ही आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। तो वो व्यक्ति सिर्फ ना देशी ही नहीं थे, यहाँ पर विदेशियों से भी आक्रमण हुए थे इनके काल में। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, बिहार विजय के लिए इन्हें जाना जाता है। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया और भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा खजाना इन्होंने ही जलाकर राख कर दिया। तो ये वही हैं, इन्होंने कामरूप पर भी आक्रमण किया था। इसके साथ साथ मीर जुमला ये औरंगजेब के शासनकाल की बात है, ये उन्हीं का सेनापति था, इसने भी आक्रमण करने का प्रयास किया। तो कामरूप तो अभी भी है, क्षेत्र अभी भी था, परंतु जब औरंगजेब का शासनकाल आया तब उस समय ये मत सोचिएगा कि वर्मन वंश ही चल रहा था। वर्मन वंश अब समाप्ति के दौर पर 7वीं शताब्दी तक ही इनका शासन चला। अंग्रेज़ों ने भी कामरूप पर आक्रमण किया था और जब अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ उस समय आसाम में अहोम जाति का शासन चल रहा था। इस अहोम जाति का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो अहोम जाति का शासन भी असम में चला और अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय अहोम जाति का वहाँ पर शासन चल रहा था। आगे अगर हम धर्म की बात करें कि किस प्रकार के धर्म का पालन ये जो वर्मन वंश के शासक थे इनके द्वारा किया गया, तो असम जो है, असम के एक पर्टिकुलर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म और हिंदू तांत्रिक पूजा ये इनका यहाँ पर केंद्र है कि यहाँ पर लोगों या तो लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं या हिंदू हैं, तो वो भी एक इस प्रकार के हिंदू हैं कि वो तांत्रिक पूजा जो तंत्र विद्या होती है उनमें बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसे जादू का देश कहा जाता है, जादू का देश इसे कहा जाता है। और आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि यहीं पर कामाख्या देवी का मंदिर है। कामाख्या देवी का मंदिर असम में ही स्थित है और वो मंदिर तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है, तंत्र विद्या के लिए जाना जाता है। और हर वर्ष यहाँ पर इस मंदिर के आसपास अम्बुबाची मेला लगता है। इस अम्बुबाची मेला में दूर दूर से जो तंत्र विद्या करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब वो तंत्र विद्या को सीखने आते हैं या किस कारण से आते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि ये अम्बुबाची मेला तंत्र विद्या से संबंधित है और तंत्र विद्या के जो करने वाले लोग होते हैं वो इस मेले में भाग लेने आते हैं। और ये मेला विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध ये मेला है। और इस वर्ष शायद ये मेला नहीं होगा क्योंकि कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, जिसकी वजह से सरकार ने इसको ना करने के लिए कहा है। अब हम जिस वंश के बारे में पढ़ेंगे, आज हम 2 वंशों के बारे में पढ़ने के लिए आए हैं। तो एक वंश तो हमने पढ़ लिया वर्मन वंश, और अब हम जिस वंश को पढ़ेंगे वो है त्रिपुरी का कलचुरी वंश।
अब हम इस कलचुरी वंश को पढ़ेंगे। ये भी बहुत छोटा सा वंश है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि ये अर्जुन के वंशज हैं, ये अर्जुन के वंशज कहे गए। वही अर्जुन जो महाभारत में थे, जिनको कृष्ण ने उपदेश दिया था और उसके बाद उन्होंने कौरवों की सेना का नाश कर दिया। तो ये वही अर्जुन है जिनके वंशज कलशुरी वंश के शासक कहे जाते हैं। है जाति की शाखा के थे, है जाति इनकी बताई जाती है, उसी की शाखा के ये थे। अगर इनके संस्थापक की बात करें तो कोकल प्रथम इनके संस्थापक कोकल प्रथम, और राजधानी इनकी थी त्रिपुरी इनकी राजधानी क्षेत्र का नाम था जहां से ये शासन चलाते थे। और अगर हम त्रिपुरी देखें तो वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान में ये जबलपुर में स्थित है। त्रिपुरी वर्तमान में जबलपुर में स्थित है। इसने ये जो शासक था कोकल प्रथम, इसने वैवाहिक संबंधों और राजनीतिक क्रियाशीलता के साथ अपनी शक्ति बढ़ाई। क्योंकि भाई आप देखते थे या तो ये लोग किस प्रकार से करते थे, या तो युद्ध करते थे तो अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, लेकिन यहाँ पर इसने दो तरह के, मतलब एक तरह से कहें दो तरीके इसने अपनाए। एक तो वैवाहिक संबंध की विवाह करके, और दूसरा था राजनीतिक क्रियाशीलता बढ़ाकर इसने अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाया। इसे सारी पृथ्वी का विजेता कहा जाता था। अब ये मुझे समझ नहीं आता था कि इनके विषय में पहली बात तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती थी, पर हर एक शासक को सारी पृथ्वी का विजेता कह दिया जाता था, जबकि चाहे वो छोटे से क्षेत्र में ही क्यों ना शासन कर रहे हो, पर उन्हें सारी पृथ्वी का। तो पता नहीं इन लोगों के लिए पृथ्वी काफ़ी छोटी रही होगी कि जिन क्षेत्रों में ये रहते होंगे बस उन्हीं तक सीमित थे, तो इस वजह से ये सारी पृथ्वी के विजेता बन जाते थे। तो खैर, जो कोकल प्रथम थे इनको भी सारी पृथ्वी का विजेता कहा जाता था। गांगेय देव की इसके बाद जो राजा बना वो बना गांगेय देव, और कलचुरी वंश का ये एक शक्तिशाली योद्धा कहा गया कि इसने कई सारे राजाओं को हराया, इसीलिए इसे शक्तिशाली योद्धा कहा गया। 1019 से 1041 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। और उपाधि की बात करें तो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। ये राजा उपाधि तो बहुत ही अच्छी धारण करते थे, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण करी। और कहते हैं कि कई राजाओं पर विजय प्राप्त की, ऐसा इनके अभिलेखों से हमें पता चलता है। तो शायद ये इस प्रकार के लेखक रखते थे जो इनकी प्रशस्ति में इतना कुछ लिखते थे, बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति अलंकार में, कि बताते थे सैकड़ों राजाओं को हराया और सारी पृथ्वी का विजेता बन गए। तो इस प्रकार से इनके अभिलेखों से पता चला कि इन्होंने बहुत सारे राजाओं पर विजय प्राप्त की। भोज जो परमार वंश का शासक था भोज, ये मालवा के क्षेत्र पर इनका शासन था, और इन्होंने अंततः इसे परास्त किया और ऐसी बुरी तरह से हराया कि इनकी जितनी भी शक्ति थी वो सब खत्म हो गई। तो गांगेय देव उपाधि इनकी विक्रमादित्य की। आगे हम बात करेंगे लक्ष्मी कर्ण की। जो कर्ण मैं आपको बता रही थी वो यही है, लक्ष्मी कर्ण। इनको कर्ण भी कहा जाता है, और ये गांगेय देव के पुत्र थे। इसके साथ साथ ये एक शक्तिमान प्रभावशाली राजा बताए गए हैं। 1042 से 1072 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और उपाधि की बात करें तो जब इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, कलिंग के क्षेत्र पर, कलिंग वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र, तो जब इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की तो त्रिकलिंगाधिपति, क्या उपाधि है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण करी। इतने कठिन नाम कहाँ से पता नहीं ये लोग लेकर के आते थे और उपाधि धारण करते थे। तो त्रिकलिंगाधिपति की इन्होंने उपाधि धारण करी थी। उत्तर भारत पर सत्ता इनकी बनी रही। उत्तर भारत का जो क्षेत्र था उस पर इन्होंने अपनी सत्ता, अपना आधिपत्य बनाए रखा। और बनारस में कहते हैं कि जब ये बनारस के क्षेत्र में युद्ध करते करते, आक्रमण करते करते पहुंच गए, वहां भी इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद वहां इन्होंने कर्णमेरु नाम का शिव मंदिर बनवाया। तो लक्ष्मी कर्ण ने कर्णमेरु नाम का शिव मंदिर कहाँ बनवाया, बनारस में बनवाया। वाराणसी नाम से हम इसे जानते हैं। इसकी शक्ति का प्रभाव चोल, पांड्य व चेर शासकों तक जा पड़ा। अब ये तो दक्षिण भारत के शासक थे, चोल, पांड्य, चेर। इनका शासन तो निचले जो क्षेत्र थे भारत में उनमें चलता था। तो ये इतना प्रभावशाली शासक था कि उत्तर भारत में रहते हुए इसने नीचे के शासकों तक पर अपना प्रभाव डाल दिया।
इसके बाद भीम प्रथम जो कि मालवा का शासक था और सोमेश्वर प्रथम ये चालुक्य वंश का राजा था, इन दोनों ने ही इसे परास्त किया, दोनों से इसे परास्त होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप ये खुद देख रहे हैं कि परमार वंश के शासक काफ़ी शक्तिशाली थे। आगे हम बात करें तो इनके जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर थे, जो कर्ण के उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और इसी कारण ये इनके साम्राज्य के पतन का कारण बने। जब कमज़ोर शासक है तो आसपास के क्षेत्र वाले अपना अधिकार जताएंगे और फिर तुमसे जो क्षेत्र है वो छीन लेंगे, और जब तुम कमज़ोर हो तो तुम युद्ध भी नहीं लड़ पाओगे। तो यही परिस्थिति यहाँ पर भी हुई कि शासक कमज़ोर थे, वो लड़ ही नहीं सके और ऐसी परिस्थिति में उनका साम्राज्य छिन गया और जो कलचुरी वंश चल रहा था उसका अंत हो गया, वो पतन के गाह में समा गया। अगर हम बात करें प्रसिद्ध कवि राजशेखर, ये कलचुरी दरबार में ही थे। तो ये राजशेखर का नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि ये किसके दरबार में थे, तो ये लक्ष्मीकर्ण के दरबार में थे और उसके साथ साथ ये कहाँ पर थे, ये कलचुरी वंश के शासक के वहाँ रहा करते थे। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये छोटे छोटे साम्राज्य हैं, इनके कुछ नाम थोड़े छोटे हैं लेकिन राजा भी बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ लीजिए ज्ञान के लिए और नोट्स बनाते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच।